दिल्ली में बाढ़ का हाई अलर्ट, 206 मीटर से ऊपर पहुंचा यमुना का जलस्तर। केंद्रीय गृह मंत्री ने की उपराज्यपाल से बात। मदद के लिए पर्याप्त संख्या में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है मौजूद। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ क्षेत्र में अगले 24 घंटे में हो सकती है भारी बारिश। द्वारका, वलसाड, भावनगर में भी बारिश का अनुमान। जूनागढ़ में जल प्रलय से जनजीवन प्रभावित, पर्यटकों की आवाजाही पर रोक। भाजपा युवा मोर्चा का ममता सरकार के खिलाफ विरोध। कार्यकर्ता की हत्या के बाद उत्तरी दिनाजपुर में 12 घंटे का बंद। तृणमूल के कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं हत्या के आरोप। पुलिस ने एक आरोपित को किया गिरफ्तार। मिजोरम सरकार ने राज्य में रह रहे मैतेई समुदाय के लोगों की सुरक्षा का दिया भरोसा। कहा पुख्ता है प्रबंध। मणिपुर में राहत और पुनर्वास के काम ने पकड़ा जोर। केंद्रीय मंत्रियों ने विपक्ष से की अपील। कहा संवेदनशील मामलों पर ना करें राजनीति। एएसआई टीम सोमवार से ज्ञानवापी परिसर का करेगी सर्वे। एएसआई को 4 अगस्त तक रिपोर्ट करनी है पेश। वाराणसी की जिला अदालत ने वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की दी थी इजाजत। और चिराग और सात्विक की जोड़ी ने जीता कोरिया ओपन का खिताब। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशियाई जोड़ी को 17-21, 21-13, 21-14 से दी शिकस्त। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। पहाड़ी राज्यों सहित पंजाब और हरियाणा में हो रही भारी बारिश का असर देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर नजर आ रहा है। यमुना नदी ने फिर से खतरे के निशान को पार कर लिया है, जिससे यमुना खादर में फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बिगड़े हालात को देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह मुस्तैद हैं। जल जमाव और बाढ़ जैसे हालात से कुछ दिनों की राहत मिलने के बाद एक बार फिर दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हरियाणा के यमुनानगर के हथिनी कुंड बैराज से 2.23 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण हिंडन और यमुना नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यमुना नदी तो खतरे के निशान को पार करते हुए 206.31 मीटर पर बह रही है। इससे निचले इलाके में रह रहे लोगों से बार बार जगह खाली करने की अपील की जा रही है। वहीं हिंडन नदी के किनारे के कुछ निचले इलाकों की बस्तियों में पानी घुस गया है। यमुना नदी का एक बार फिर से जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यमुना के खादर के इलाके हैं, वहां पर पानी भरने से रिहायशी इलाकों के जो लोग हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा है। कल यमुना में हथनी कुंड से 2,51,887 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। उसके बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया। हालांकि मौसम विभाग ने अगले हफ्ते में आंशिक बारिश की संभावनाएं जताई है, लेकिन उसके बाद भी खतरे के बादल मंडराते रहेंगे। दिल्ली में पहले ही भीषण बाढ़ की जद में आने से कई घर पानी में डूबे हुए हैं, या फिर वो अभी इस हाल में नहीं है कि लोग वापस वहां जा पाएं। ऐसे में फिर से बढ़ते यमुना के पानी ने राहत शिविरों में रह रहे लोगों के इंतजार को और बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का अनुमान जताया है। वहीं पंजाब, हरियाणा समेत पहाड़ी राज्यों में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। Talk about the northwest India, we are expecting it will increase after 48 hours by shifting of the monsoon trough, specifically western end of the monsoon trough towards north. As a result, Punjab, Haryana, even Rajasthan, we will get heavy rainfall activity, even Uttar Pradesh also. And if you talk about the western Himalaya region also, heavy rainfall spell likely to continue over Himachal and Uttarakhand next 5 days. And if you talk about NCR, Delhi, we are expecting rainfall activity also increase after shifting of the monsoon trough towards north after 48 hours. Thereafter we may get light to moderate rainfall over NCR, Delhi also. कुल मिलाकर अभी दिल्ली को राहत मिलने वाली नहीं है।
बाढ़ के हालात को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से बात की है। ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए गृह मंत्री ने लिखा, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना जी से यमुना नदी के जलस्तर को लेकर चर्चा हुई है। जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए पर्याप्त संख्या में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें उपलब्ध हैं। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद में भी हिंडन का जल स्तर बढ़ने से कुछ निचले इलाकों की बस्तियों में पानी घुस गया है और कुछ घरों को खाली कराया गया है। अभी तक किसी बस्ती में खतरे के स्तर पर पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन एहतियातन लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। गुजरात में भी भारी बारिश की वजह से अलग अलग इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं। राज्य के सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में बीते 24 घंटे में भारी बारिश हुई है। शहरी क्षेत्र जल भराव से परेशान हैं तो बांधों और नदियों के बढ़ते जल स्तर ने गांवों को अलग थलग कर दिया है। क्या है गुजरात का बाढ़ बारिश से सूरत हाल, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नवसारी, जूनागढ़, अहमदाबाद, बड़ोदरा, गुजरात के अलग अलग इलाकों की तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि कैसे यहां पानी ने तबाही मचाई है। बात जूनागढ़ की करें तो शनिवार को हुई भारी बारिश का बुरा असर पड़ा है। जूनागढ़ शहर में शनिवार को 3 घंटे में 15 इंच बारिश दर्ज की गई। इसके बाद शहर में बाढ़ आ गई। रविवार को भी जूनागढ़ बाढ़ के पानी में डूबा रहा। कई इलाकों में सैकड़ों कच्चे मकान गिर गए। बाढ़ की चपेट में आए सैकड़ों जानवरों के शव भी मिले हैं। जूनागढ़ जिले में धारा 144 लगा दी गई है। लोगों से 24 जुलाई की रात तक बेवजह घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। जूनागढ़ और आसपास के सभी पर्यटन स्थलों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोगों को बांध और चेक डैम से दूर रहने को कहा गया है। जूनागढ़ की पुलिस अधीक्षक निकिता सिरोया ने बताया कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि बिन जरूरी घर से निकलना टालिए, जिससे हम आप सब लोगों को सेफ रख सके और आप भी तंत्र को हेल्प कीजिए, जिसकी वजह से हम भी ये इजीली पॉसिबल कर सके आपको सेफ करने के लिए। रोपवे बंद है, टूरिस्ट को भी हमने यहाँ से रोकना शुरू कर दिया है, जिससे हम सिचुएशन को वर्स्ट होने से बचा सके। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत कर हालात की जानकारी ली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। भावनगर, नवसारी, जूनागढ़, वलसाड, द्वारका और राजकोट में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के लिए जो है गुजरात के कई हिस्से में जो है भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है, जिसमें से अगर हम एक्सट्रीमली रेनफॉल की बात करें तो उसके लिए जो है हमने 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है अलर्ट जारी किया है, जिसमें से है देवभूमि, द्वारका, राजकोट, भावनगर, वलसाड और GDNH। अगर हेवी रेनफॉल की बात करें तो सौराष्ट्र, कच्छ और साउथ गुजरात के कुछ हिस्सों में जो है अत्यधिक भारी बारिश भी होने की संभावना है। और अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो इसमें भी जो है भारी स्पेल जो है कुछ हिस्सों में हो सकता है। नवसारी में भी बहुत ज्यादा बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। कई इलाके जलमग्न हैं। वहीं अहमदाबाद में भी भारी बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव हो गया है। सड़कों में पानी भरा होने की वजह से पैदल यात्रियों के साथ साथ गाड़ियों का चलना भी दुश्वार हो रहा है। बड़ोदरा में कई इलाकों में जल भराव है। लोगों के घर में पानी घुस गया है। गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में बीते 24 घंटे में भारी बारिश दर्ज की गई। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश नवसारी में हुई। नवसारी में 306 मिलीमीटर तो जूनागढ़ में 241 मिलीमीटर बारिश हुई है। रविवार को बारिश रुकने के बाद जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटता दिखा। जल प्रभावित क्षेत्र से पानी निकालने का काम लगातार जारी है। जूनागढ़ में 750 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। भारी बारिश से राज्य में 46 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं, जबकि नर्मदा नदी में 67% से ज्यादा पानी भर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मणिपुर में बीते दिनों हुई हिंसा के बाद धीरे धीरे हालात सामान्य होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इस मुद्दे पर राजनीति जारी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने आज भी इस मुद्दे पर बयानबाजी की, तो भाजपा ने भी महिला सुरक्षा के नाम पर राजनीति कर रहे दलों पर जोरदार हमला किया। इस पूरे मामले में अभी तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो करीब 300 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की है। इस बीच मिजोरम में रह रहे मैतेई समुदाय के लोगों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी प्रकार से
सुरक्षा में कोई कमी नहीं होगी। बीते दिनों मणिपुर में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार के वीडियो के वायरल होने के बाद से राज्य में तनाव बरकरार है, लेकिन फिलहाल किसी भी प्रकार की नई हिंसा की कोई खबर नहीं है। हालात नियंत्रण में हैं। मणिपुर पुलिस भी मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और बचे हुए आरोपियों की तलाश की जा रही है। दूसरी ओर शासन और प्रशासन हिंसा में प्रभावित विस्थापितों को हर संभव मदद देने के प्रयास में जुटे हैं। थौबल जिले में विस्थापित परिवारों के लिए शेल्टर होम का निर्माण किया जा रहा है। उनके लिए हर जरूरी वस्तुओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। Here 800 total families may be shifted, may be accommodated here. With these buildings, we are to provide with one pond, pond to be excavated, capacity 1,500 kiloliters of water. इसी बीच मणिपुर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने मणिपुर की घटना को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया तो आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल मणिपुर के दौरे पर पहुंची। हालांकि मणिपुर सरकार सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर राजनीति न करने की अपील कर रही है, लेकिन तमाम दल इस मुद्दे पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्र सरकार और भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री के स्पष्ट बयान के बाद मणिपुर मुद्दे पर अब सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो दल इस मुद्दे पर बहस से भाग रहे हैं उन्हें संसद में चर्चा करनी चाहिए। मेरा विपक्ष एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके चर्चा से ना भागिए। आइए, सभी राज्यों में जो इस तरह की समस्याएं, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, बंगाल हो, मणिपुर हो, कोई भी राज्य हो, आखिरकार ये महिलाएं, बेटियां हमारे ही देश की माँ और बेटियां हैं। आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि सोमवार के दिन आइए, चर्चा में भाग लें और एक गंभीर चर्चा इन मुद्दों पर करें। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा है कि सारे देश को इस पर शोक भी है, दुख भी है, शर्मसाज भी है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके बाद कुछ और कहने का औचित्य नहीं। मणिपुर के मामले के बाद महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर देश भर में चिंता जताई जा रही है। लेकिन हकीकत ये भी है कि तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी सुविधा के अनुसार महिला सुरक्षा और सम्मान जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस बीच पूर्व उग्रवादी समूह पीस एकॉर्ड MNF रिटर्नीज एसोसिएशन यानी PAMRA या पामरा ने अब अपना बयान बदलकर कहा है कि मणिपुर के मैतेई लोगों से मिजोरम छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सावधान रहने को कहा गया है। इससे पहले मणिपुर में नग्न वीडियो वायरल होने की घटना के बाद 21 जुलाई को युद्ध विरामी MNF रिटर्नीज एसोसिएशन ने सुरक्षा की दृष्टि से मैतेई लोगों को मिजोरम छोड़ने को कहा था। इसके मद्देनजर 22 जुलाई को मणिपुर सरकार ने आइजोल में रहने वाले मैतेइयों को पड़ोसी असम के सिलचर और इम्फाल में हवाई मार्ग से ले जाने का फैसला लिया था। मिजोरम पुलिस प्रशासन ने भी राज्य के आइजोल शहर में मैतेइयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सख्त कदम उठाए हैं। ऑल मिजोरम मणिपुरी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने मिजोरम के गृह विभाग से कई बार मुलाकात की है। गृह आयुक्त पू एच लालेंगमा ओइया ने सभी बैठकों में मैतेइयों को मिजोरम में पूर्ण सुरक्षा देने का आश्वासन दिया। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तरी दिनाजपुर में भाजपा नेता की हत्या के बाद मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। भाजपा ने इस मामले पर इलाके में बंद बुलाया है। इस बीच बंगाल में महिलाओं के साथ हुए अभद्र व्यवहार को लेकर भाजपा ने ममता सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, तो कांग्रेस ने भी राज्य सरकार को घेरा है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद भी हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि ताजा मामला सीधे तौर पर पंचायत चुनाव से जुड़ा नहीं है, लेकिन उत्तर दिनाजपुर में भाजपा नेता की हत्या के बाद एक बार फिर मुद्दा गर्म हो गया है। असीमा साहा की हत्या के विरोध में पार्टी ने बंद का आह्वान किया। इस्लामपुर इलाके में 12 घंटे का बंद शनिवार को हुई हत्या के बाद बुलाया गया। मूल रूप से जलपाईगुड़ी के रहने वाले साहा इस्लामपुर के रामकृष्ण पल्ली में कपड़े की दुकान संभालते थे। शनिवार को कुछ युवक दुकान पर पहुंचे और रंगदारी मांगी। इनकार करने पर जान ले ली। साहा इस्लामपुर में भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष थे। तृणमूल को लोग ऐसे नहीं कहते तोलाबाज, उनका जो पूरा नेता नेत्री सब लोग हैं वो लोग पूरा तोलाबाज लोगों को चलाते हैं
ऐसे एक तोलाबाज उनको उस मार्केट से तोलाबाजी करने आ गया था और उसने हमारे आसिम ये जो लड़का है वो उसका रेजिस्ट किया और जैसे ही ये तोलाबाजी रोकने का प्रयास किया तो उनको एकदम डे लाइट में दिन दहाड़े उनको एकदम चाकू से हत्या करके चले गए। भाजपा आरोप लगा रही है कि रंगदारी मांगने वाले अराजक और आपराधिक लोग तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। भाजपा द्वारा बंद के आह्वान को देखते हुए इस्लामपुर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई और दिन भर भारी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात रहे। दूसरी ओर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ बदसलूकी और उनकी सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट को कोट करते हुए लिखा कि कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं का महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब एक महिला कराटे ट्रेनर से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की। पीड़िता बोली मणिपुर कांड जैसा हाल करने की धमकी दी, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस मदद नहीं कर रही, कह रही है समझौता कर लो। महिला उत्पीड़न के ऐसे ढेरों मामले हैं जहां पश्चिम बंगाल की पुलिस एफआईआर भी दर्ज नहीं करती। शर्मनाक। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के प्रति हिंसक रवैया और विशेष तौर पर सत्ताधारी तृणमूल के कार्यकर्ताओं के अराजक व्यवहार को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। सिर्फ मालदा ही नहीं बल्कि बंगाल में भी बहुत सारे जगह में चुनाव और चुनाव के उपरांत एक के बाद एक अत्याचार की घटना महिला पे इस तरीके की असम्मान करने की घटना ये घट रही है। ये बेहद निंदाजनक है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में मुद्दा चुनावी हिंसा का हो या महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार का, सभी रिकॉर्ड सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति अपराधियों को संरक्षण और प्रायोजित हिंसा की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करती है। ऐसे में मां माटी मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी से प्रदेश की महिलाओं के साथ साथ देश के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब पश्चिम बंगाल में मां और मानुष ही सुरक्षित नहीं तो माटी की अस्मिता कैसे बचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सोमवार से एएसआई टीम ज्ञानवापी परिसर में सर्वे शुरू करने जा रही है। 21 जुलाई को वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे करने की अनुमति दे दी थी। कोर्ट के आदेश के अनुसार वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे होना है। एएसआई को 4 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भगवान श्री राम की मूर्ति का शिलान्यास हुआ। 108 फीट ऊंची ये भव्य पंचलोहा मूर्ति होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस शिलान्यास कार्यक्रम में वर्चुअली भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये मूर्ति सनातन संस्कृति को और अधिक आगे बढ़ाएगी। मैं आशा करता हूं कि ये मंत्रालय में स्थापित 108 फुट ऊंची प्रभु श्री राम की प्रतिमा, जिसका शिलान्यास हुआ है, युगों युगों तक समग्र दुनिया को हमारे सनातन धर्म का संदेश पहुंचाएगी और वैष्णव परंपरा को देश और दुनिया में मजबूत करेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहां अनेक सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। डीडी न्यूज को दिए खास इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही। जब देश की संसद ने यह फैसला किया 5 अगस्त को, ऐतिहासिक फैसला, उसके बाद से लेकर के आज तक 3-4 बड़े परिवर्तन आप महसूस कर सकती हैं। एक, स्ट्रीट वायलेंस जो कुछ लोगों के द्वारा प्रायोजित हुआ करता था वो पूरी तरह बंद हो गया। बंद कॉल्स जो अलगाववादी आतंकवादी संगठनों के द्वारा या पड़ोसी देश के द्वारा दिया जाता था वो पूरी तरह से बंद हो गया। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ का आम नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार अब जी रहा है। अनेक बातें और मैं कह सकता हूँ कि 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, 7 नए मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, निफ्ट, अनेक ऐसे इंस्टीट्यूशंस, 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट, मैंने ढेर सारे पीएमडीपी में और भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
और बाकी डेवलपमेंट के लिए प्रयास किए हैं और पैसे दिए हैं। कश्मीर में अब बदलाव स्पष्ट रूप से नजर आने लगा है। श्रीनगर में तमिल फिल्म के प्रीमियर को देखने के लिए लंबी कतारें नजर आईं। लोगों की जिंदगी में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। अब लोग खुलकर जिंदगी जी रहे हैं। हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने वहां का जायजा लिया। कश्मीर के लोग ही नहीं बल्कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं वो भी अब सिनेमा हॉल्स में यहाँ पर आ रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त निकोलस मौजूद हैं जो चिली से आए हैं और सबसे अच्छी बात है कि ये हिंदी भी जानते हैं। निकोलस, आप बताइए, आप कौन सी बार इस फिल्म को देखने आए हैं, सिनेमा हॉल में फिल्म देखने आए हैं? This cinema is great. I mean, I've come here, I've been here a week and I came for Mission Impossible. It was amazing, great sound, great ambience. And now I came for Barbie, but I saw another seat for Oppenheimer, so I just booked that one. And I'm waiting now for the movie. I'm very excited. मैं ओपनहाइमर मूवी इसलिए देखने आया हूँ क्योंकि इस मूवी में जो कॉन्सेप्ट, जो मतलब इसमें जो स्टोरी है वो एक मतलब ऐसे हिस्टोरिक कैरेक्टर के बारे में जो मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और मतलब आइकॉनिक है। तो मतलब उसकी लाइफ से जो मतलब इन लोगों ने किस्से निकाले वो देखना। वैसे डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने तो मतलब बहुत प्रॉमिस किया है उसने सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, तो वही हम देखने आए हैं। शूटिंग के लिए कश्मीर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कश्मीर तो अच्छा है ही। कश्मीर में सिनेमा हॉल अच्छी बात है, तरक्की हो रही है, अच्छी बात है। और भी कौन सी फिल्म की? मूवी का भी नाम डिसाइड नहीं हुआ मगर हाँ साउथ की मूवी है। कमल हसन प्रोडक्शन है और शिवा कार्तिक हीरो हैं ये मूवी के अंदर, जो हम शूट करने के लिए कश्मीर में आए हुए हैं। दिस इज माई फर्स्ट फिल्म, सो for the film purpose I've come here. I've come 2 days back. I've been to Doodh Patri, the location of our shoot spot. It was incredible. एकदम खूबसूरत है भाई, एकदम जन्नत है, जन्नत। ये पिक्चर एक है तमिल मूवी है महावीर, जिसका यहाँ पे JNK में प्रीमियर हो रहा है और ये बहुत ही एक एक्साइटिंग इवेंट है। अच्छी थी मूवी, अच्छा था एक्सपीरियंस कि फर्स्ट टाइम कश्मीर में ऐसा, क्योंकि मैं 23 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं फर्स्ट टाइम कश्मीर में श्रीनगर में मूवी देखने आई एंड वाज अ गुड एक्सपीरियंस। बाबी देखी थी, मेरी सिस्टर ने देखने को कहा था, आपने भी बाबी वाली पहनी आई सी। बहुत ही हाईली मेंटेन्ड है यहाँ की फैसिलिटी आइनॉक्स का। आई रियली लाइक द क्वालिटी एंड द स्टैंडर्ड दैट दे हैव इन द थिएटर। और आज मैं मिशन इम्पॉसिबल देखने आया हूँ, विच इज़ आई थिंक एक्शन पैक जो हीरो वाली फिल्म है ना, आई रियली लाइक दैट, सो दैट्स व्हाट आई कम फॉर मैम। ये फिल्म जो है आज की फिल्म, ये अपने आप में इसके बारे में कहा जा रहा है द ओपनहाइमर, ये पठान से भी ज़्यादा का बिजनेस करेगी। जो सारे शोज़ हैं वो हाउसफुल जा रहे हैं और युवा यहाँ का कह रहा है, लोग यहाँ कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी और अब ये जो बदलाव है ये इनके जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। तो रुपहला पर्दा कश्मीर में और कश्मीर की रुपहले पर्दे सी चमक अपने आप में बहुत कुछ बताता है और एक बड़े बदलाव का, एक बड़ी प्रगति का संदेश भी देता है। कैमरामैन शुभम शर्मा और सहयोगी विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, DG न्यूज़, श्रीनगर। नवनिर्मित काशी कॉरिडोर सावन के महीने में शिव भक्तों के आगमन से प्रफुल्लित है। श्रावण मास और अधिमास में भक्तों के लिए मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। सावन के पहले दिन से 22 जुलाई तक लगभग 44 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सिर्फ सावन के पहले सोमवार को ही 6 लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन किए। काशी कॉरिडोर में बड़ी तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं को सुचारू रूप से दर्शन पूजन और यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं को देखने वाले SDM काशी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानते हैं कि कॉरिडोर में क्या कुछ व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, सावन बाबा विश्वनाथ का सबसे प्रिय महीना होता है, तो इस महीने में दर्शनार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। पिछले सोमवार को 6,15,000 लोगों ने बाबा पे जल चढ़ाया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल आने वाले सोमवार को भी करीब करीब 7 लाख के आसपास की भीड़ रहेगी। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जगह जगह पे पानी पीने की व्यवस्था की गई है। 22 वाटर कूलर लगे हुए हैं। इंडस्ट्रियल बड़े बड़े कूलर फैन लगाए गए हैं। पत्थर गर्म नहीं हो इसके लिए मैटिंग की व्यवस्था की गई है और मैट के ऊपर लगातार पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। हमारी कोशिश ये है कि कोई भी दर्शनार्थी या श्रद्धालु आएँ तो उन्हें मैक्सिमम 30 मिनट का समय लगे और 30 मिनट के अंदर वो दर्शन कर करके बाबा का कॉरिडोर से बाहर निकल सके ताकि दूसरे लोगों को भी समय मिल पाए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या रहा है? सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत सारे करीब 1000 के आसपास पुलिसकर्मी हैं, CRPF के जवान हैं, फिर NSG कमांडो हैं,
ATS के भी लोग हैं, PSC के जवान हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर के अपने भी 150 सुरक्षा कर्मी हैं, हमारे स्टाफ हैं, जो राउंड द क्लॉक 3 शिफ्ट में हमारी ड्यूटी लगती है। और ये समझिए मंदिर बिल्कुल बंद ही नहीं होता, वो 24 घंटा सफाई, सुरक्षा और सारा चीज़ चलते रहता है। मंदिर का इंच परिसर सर्विलांस के अंतर्गत है। करीब 300 कैमरे हैं, PTZ कैमरे भी लगे हुए हैं, उससे हम लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। कंट्रोल रूम के द्वारा हर जगह पे हमारा जो व्यक्ति खड़ा होता है, हमें पता होता है कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, उसी के हिसाब से हम उस गेट को खोलते हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक श्रद्धालुओं का यहाँ आना हुआ है, तो काशी एक व्यावसायिक नगरी भी है। इसके व्यवसाय और लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ आपको दिखाई दे? मंदिर की आय में तो वृद्धि हुई है, साथ ही साथ मंदिर के आसपास जो छोटे छोटे विक्रेता हैं, शॉपकीपर्स हैं, जो वेंडर हैं, होटल इंडस्ट्री है, जो हमारे रेस्टोरेंट हैं, जो रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, जो फूल माला की दुकान किए हुए हैं, जो साड़ी विक्रेता है, यानी एक ओवरऑल पर डे जहाँ पे 1.5 लाख से 2 लाख लोग आ रहे हैं, तो सबका कंपोजिट असर है कि पूरी की पूरी काशी की अर्थव्यवस्था बूम पर है। तो ये आर्थिक रूप से भी एक क्रांति है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से खादर के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को सुरक्षित जगह ले जाया गया है। ऐसे में समाज के कुछ लोग राहत कैंप लगाकर इन ज़रूरतमंद लोगों के लिए रहने व खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो कुछ लोग शाकाहारी खाने के लिए लोगों में जागरूकता संदेश देने के लिए मछलियां खरीदकर उन्हें यमुना में छोड़ रहे हैं, ताकि लोगों में जीवों के प्रति संवेदना पैदा कर शाकाहारी खाने के प्रति रुझान बढ़ाया जा सके। दिल्ली के रहने वाले ऐसे ही एक समाजसेवी परिवार से बात की हमारे संवाददाता OP यादव ने। यमुना का जल स्तर 206 मीटर पहुंच चुका है और ये खतरे के निशान से भी ऊपर है। लेकिन एक और जहां इसको लेकर कई तरह की एजेंसियां सक्रिय है, आर्मी, नेवी और NDRF के लोग जल स्तर के बाद जो दुर्घटना घट सकती है उसके प्रति संवेदनशील रहते हुए सतर्कता और जागरूकता के साथ राहत और बचाव के काम में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर समाज के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मछलियों को यमुना में छोड़कर समाज सेवा का एक पुण्य कार्य कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग यहाँ मौजूदा ये बात करते हैं। आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं? हम लोग यहाँ मछली को छोड़ने के लिए आए हैं, मछली खरीद के लेके आए हैं हम लोग, और यहाँ मछली को है ना पानी में छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं। और हम लोग खाना वगैरह भी बांट रहे हैं। हम लोग यहाँ मयूर विहार कैंप लगा हुआ है, उसमें हम लोग भारत विकास परिषद से खाना वगैरह खिलाते हैं। हम लोग डेली कम से कम 1000 पैकेट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ आप आए हुए हैं, कुछ मछलियाँ भी इस बॉक्स में लाए हैं, क्या मकसद है? बस ये है कि मछलियों को है ना ये खाने पीने में काम में लेते हैं, वो हम लोग यहाँ छोड़ के ये देख रहे हैं कि मछलियों को जान बचा सके। आप भी यहाँ आए हुए हैं, एक और जहाँ मछलियों को लोग खाते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी जीव है, इनकी भी संवेदनशीलता आपके जहन में है। आप यहाँ मछली को छोड़ रहे हैं, तो कितना ज़रूरी है एक जीव जंतु के प्रति सामाजिक सरोकारों का और मानवीय संवेदनाओं का संदेश देने के लिए? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में ये बहुत हो रहा है कि लोग मांसाहारी ज़्यादा हो रहे हैं, शाकाहारी कम हो रहे हैं, इसलिए ये हम कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ित भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आप खाना खिला रहे हैं, तो कहाँ कहाँ आप खाना खिला रहे हैं और ये कितना ज़रूरी है? अभी हम लोग मयूर विहार कैंप लगा हुआ है, उधर खाना खिला रहे हैं। हम लोग करीब 1000 पैकेट डेली है ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और भी कोशिश कर रहे हैं और संस्थाओं को भी जोड़ के साथ में खाना वाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हेल्प हम लोगों से हो सकती है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा आपने, एक और जहाँ यमुना का जल स्तर बढ़ा है, वहीं यमुना खादर में रहने वाले जो लोग हैं उनके पुनर्वास, आपदा और राहत प्रबंधन में जहाँ सरकार लगी हुई है, दूसरी ओर समाज सेवा से जुड़े कई लोग भी इसमें आगे आ रहे हैं, और वो न केवल बाढ़ पीड़ितों को खाना खिला रहे हैं बल्कि यमुना में मछलियाँ छोड़कर जीव जंतु के प्रति संवेदनशील नजरिया रखने का एक संदेश भी दे रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ में OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।